इंटरनेट से रास्ता तलाश करते हुए आखिरकार अमन और अरसम डाक बंगला पहुंच ही चुके थे। शाम अब रात में बदल चुकी थी। डाक बंगले का महरून कलर का गेट एक सियाह रंग के आदमी ने खोला और हम दोनों को अंदर आने का इशारा किया। अरसम कार ड्राइव करते हुए बंगले के अंदर ले गया। चारों तरफ वहां पर दरख्त ही दरख्त थे। जमीन पर खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। हवाएं अब तेज हो चुकी थी। सियाह रंग के आदमी ने पहले तो गेट बंद किया बंगले का, उसके बाद भागते हुए कार की तरफ आ गया और वो आकर जैसे ही अमन के पीछे एकदम आकर खड़ा हुआ तो अमन एकदम डर गया। अमन को डरता हुआ देख अरसम हंसते हुए बोला, किसी हॉरर फिल्म की सीन की तरह यह हॉरर बंगला लग रहा है। ऊपर से वॉचमैन साहब की एंट्री भी इतनी खतरनाक हॉरर थी कि अभी से ही मुझे तो डर लगने लगा है। तभी अमन चिढ़ते हुए बोला, शट अप अरसम, मैं किसी से नहीं डरता, किसी खां से भी नहीं डरता मैं। बस वो तो ये वॉचमैन अचानक सामने आ गया इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा, और डर भी नहीं, बिल्कुल मैं चौंक गया था। अरसम इस तरह अमन के चीखने और चिढ़ने पर जोर से हंसा। तभी वॉचमैन ने अपनी भारी आवाज में इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, साहब मेरा नाम तैमूर है, मैं यहाँ चौकीदारी के अलावा बहुत सारे दूसरे काम भी करता हूँ। आप दोनों के कमरे मैंने साफ करवा दिए हैं, अब आप अपना सामान मुझे दे दें, मैं आप दोनों को अपना कमरा दिखाता हूँ। उसके बाद आप दोनों गुस्ल कर नीचे आ जाएं और मैं मेज पर खाना गर्म करके लगा दूंगा। तभी अमन बोला, भाई पहले कमरे तक तो लेके चलो, उसके बाद ये सब बातें करेंगे। उसके बाद वॉचमैन उन्हें कमरे पर ले गया। कमरे में वो कहने लगा, आप जल्द से गुस्ल कर नीचे मेज पर आ जाएं, अपनी बेटी के साथ। यहाँ के मालिक भी आपको उसी मेज पर मिल जाएंगे। मालिक साहब ही दरअसल इस डाक बंगले के मालिक हैं और वो भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। बड़ा सा हॉल पार करके सीढ़ियों से गुजरते हुए पहली मंजिल पर कतार दर कतार बहुत सारे कमरे बने हुए थे। उन्हीं में से हमारा भी एक कमरा था। उन सभी कमरों के दरवाजे मजबूत लकड़ी के बने हुए थे जिस पर पुराने जमाने के नक्शो निगार बने हुए थे। तैमूर ने उन्हें जो कमरा दिखाया था वो सबसे आखिरी वाला कमरा था। जैसे ही तैमूर उन्हें कमरा दिखाकर जाने लगा था तभी अरसम बोला, तैमूर सीढ़ियों से इतना पैदल चलकर हम अपने कमरे में आए हैं, अब वापस चलकर वापस खाना खाने इतनी दूर जाएंगे, सीढ़ियों के पास वाले कमरे ही हमारे लिए बुक करवा देते भाई। तभी अमन भी अरसम की तायद करते हुए बोला, हाँ यार अरसम सही बात है, खाना खाकर यहाँ पर कमरे में आते थे हमारा खाना तो फिर से हजम हो जाएगा। क्या हम यही करते रहेंगे बार बार? हम तो इसी में पूरे हो जाएंगे। तभी अमन की बात सुनकर अरसम जोर से हंसा, मगर जो वॉचमैन था, जो तैमूर था, वो संजीदा ही रहा। तभी पीछे से आती हुई एक खूबसूरत दोशीज़ा ने आकर कहा, जनाब पीछे भी देख लीजिए, अगर आप पीछे देख लेते तो ऐसा हरगिज ना कहते मेरे बाबा से। लड़की की आवाज पर दोनों दोस्तों ने पलट कर देखा तो उनके पीछे एक इंतहाई खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी हुई थी। उसकी तरन्नुम सी आवाज जैसे कानों में रस घोलती हुई महसूस हुई। अंदाज भी उसका बहुत शीरी सा था और वो संगमरमर की बनी हुई लग रही थी, यानी कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। अमन एक टक उसे देखता ही जा रहा था और उस लड़की की नजरें भी अमन से जा टकराई थी और वो भी चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान सजाए अमन को ही देखे जा रही थी। अमन जैसे उसकी खूबसूरती के शहर में खो सा गया था। तभी अरसम ने उसे हिलाते हुए कहा, अमन मरवाएगा क्या? उसका बाप यहीं खड़ा है हमारे सामने, उस लड़की को ताड़ना बंद कर। तुझे शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? हमें तो यहीं पर पिटवा कर मानेगा। तभी अमन खुद को संभालते हुए बोला, जी मैं तो वो बस ये जरा। अमन की बौखलाहट। वो लड़की साइड पर होते हुए इशारे से सीढ़ी की तरफ हाथ करते हुए बोली, वो देखिए दूसरी साइड पर भी सीढ़ियां हैं जो नीचे हॉल की तरफ ही उतरती हैं। ये बंगला बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है, कमरे बहुत सारे हैं और बहुत ऐसे हैं, लेकिन ये देखिए वॉचमैन ने आपके लिए कमरे साफ कर दिए हैं। तैमूर का शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। तो आप दोनों जल्द से जल्द फ्रेश हो जाएं, गुस्ल कर लें, उसके बाद टेबल पर खाना लगा दिया जाएगा, आप खाना नोश फरमाएं आकर। उसके बाद वो अपनी लड़की को लेकर वहां से चला गया। अमन खड़ा हुआ उस लड़की को ही वहां पर तकता रहा। तभी अरसम ने उसे हिलाते हुए कहा, बस कर यार भाई, तू तो लट्टू बना जा रहा है। माना वो लड़की खूबसूरत है, लेकिन उसके बाप के सामने उसे इस तरह से घूरना, इस तरह से देखना गलत है भाई। तो हमें पिटवा कर ही मानेगा ऐसा लगता है मुझे। देख अगर तेरी ऐसी हरकत रही तो वो सोचेगा कि हम किसी बड़े खानदान के बिगड़े हुए नवाब हैं और हमारी इज्जत तू पानी में मिलवा देगा। तभी अमन गहरी सोच से निकलते हुए बोला, यार अरसम, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा तंग कर रही है कि इस डाक बंगले का मालिक इतना काला सिया है और उसकी बेटी इतनी गोरी और खूबसूरत है। वो तो संगमरमर की एक मूर्ति लग रही थी। सरापाए हुस्न, उसकी आवाज़ जैसे तरन्नुम साज गूंजने लगे हों। ऊपर से उसकी मुस्कुराहट, उफ, बड़ी कातिल मुस्कुराहट थी उसकी जान के साथ साथ वो तो मेरा दिल भी ले गई। तभी अमन को रोकते हुए अरसम बोला, बस कर यार, अब तेरा नाटक बंद कर। तू भी क्या लट्टू हो जा रहा है और इतनी तारीफें करे जा रहा है। इतनी तारीफें मत कर उसकी।
कभी उसके बाप ने अगर ये सब चीज़ें सुन ली तो कहीं रात में ही हमें इस बंगले से निकाल ना दे और हमें भगा देगा तो हम कहाँ जाएंगे इतनी रात को फिर। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, देख अमन, मैं तो फ्रेश होने जा रहा हूँ, तू भी फ्रेश हो जा जल्दी से। और हम फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर पहुँचते हैं। दोनों फ्रेश होकर जब डाइनिंग टेबल पर पहुँचे तो वहाँ पर तरह तरह के खाने सजे हुए थे। खुशबू से भूख में और मजीद इजाफा होता जा रहा था। अरसम और अमन बगैर मालिक साहब का इंतजार किए खाने पर टूट पड़े और दोनों मजे से खाना खाने लगे। आज दोनों ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही खा लिया था। खूबसूरत दोशीदा लड़की ने कहवा निकाल कर प्याले में निकाला और अरसम के सामने रख दिया, जबकि अमन को उसने वो प्याला अपने हाथों से पेश किया। अमन भी अब उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। नजरें मिलाने के बाद दोनों ही जैसे दुनिया से बेखबर हो गए थे। तभी मालिक साहब बनावटी खांसी खांसते हुए उनके पास आकर बोले, मैं हूँ इस डाक बंगले का मालिक। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों हमारे इस बंगले में आए। उम्मीद है कि तैमूर और हमारी नीलम बेटी आपका भरपूर ख्याल रखेंगी। तभी मालिक साहब फिर से बोले, नीलम बेटा, हमारे मेहमानों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। इन्हें किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो तुम इनका हमेशा ख्याल ही रखना। पता नहीं कैसे अंदाज में पर नीलम मुस्कुराकर उन मालिक साहब को बोली, फिक्र ना करें आप बिल्कुल भी, मैं आपके मेहमानों का खूब ख्याल रखूंगी। इन्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। तभी मालिक साहब बोले, मुझे भी नीलम तुमसे यही उम्मीद है। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अमन कहवा पीते हुए बोला, तो तुम्हारा नाम नीलम है? तभी वो बोली, जी हाँ, मेरा नाम नीलम है। और आपका नाम क्या है? तभी अमन मुस्कुराते हुए बोला, अमन, मेरा नाम अमन है और ये मेरा बचपन का दोस्त अरसम है। हम यहाँ पर जंगलात की सैर और शिकार के लिए आए हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर हिरन बहुत सारे हैं और आप यकीन नहीं मानेंगी, मुझे हिरन का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी नीलम कातिलाना मुस्कुराहट से बोली, आपने बिल्कुल ठीक सुना है अमान साहब। तभी अमान बोला, अमान साहब नहीं, सिर्फ तुम मुझे सिर्फ अमान कहा कहो। तुम्हारे मुंह से अमान ही सिर्फ अच्छा लगता है और मेरा नाम तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है। आज से पहले मुझे मेरा नाम इतना अच्छा किसी के मुंह से भी सुनने में नहीं लगा। तभी अमान का दोस्त अरसम बड़ी शरारत से बोला, हाँ, हम तो तेरा नाम बड़ी नफरत से लेते हैं ना, हमारे मुंह से क्यों अच्छा लगेगा। तभी अमन चिढ़ते हुए बोला, तू चुप कर यार, मुझे नीलम से बात करने दे। तभी नीलम मुस्कुराते हुए बोली, रात बहुत हो चुकी है, अब आप दोनों को आराम करना चाहिए, गुड नाइट। इधर अमन की अम्मी सकीना खातून अरसम के वालिद रियाज अहमद को कॉल करती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, माफ़ी चाहूँगी आपको इतनी रात को परेशान किया, लेकिन अमान और अरसम की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आई तो मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। मैं बड़ी परेशान थी और मुझे उनकी खैरियत अभी तक पता नहीं चली है। पता नहीं दोनों कहाँ हैं और कब पहुँचे हैं। क्या आपकी बात उनसे हुई थी? सकीना बीवी के रात पर कॉल करने की वजह से रियाज अहमद साहब भी परेशान हो चुके थे। तभी वो सकीना खातून को जवाब देते हुए बोले, सकीना भाभी, आप परेशान बिल्कुल ना हो, मेरी अरसम से बात हो गई थी। बहुत ज़्यादा सिग्नल का इशू है वहाँ पर और फिर बच्चे थक भी गए हैं और उन्होंने कल बात करने का मुझसे कहा है। हमारे दोनों बच्चे खैरियत से वहाँ पर पहुँच गए हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कल अमान आपको कॉल करेगा। तभी सकीना खातून सुकून के साथ बोली, भाई साहब, शुक्र है खुदा का कि आपसे दोनों बच्चों की खैरियत मुझे मालूम हो गई। अच्छा, फिर से मुझे माफ़ कीजिएगा, आप आराम करें, खुदा हाफिज़। तभी रियाज अहमद साहब बोले, माजरत की कोई बात नहीं भाभी, चलिए आप भी आराम करें, खुदा हाफिज़। इधर अरसम अपने वालिद से मुख्तसर सी बात कर बेड पर लेट गया था, जिसकी वजह से उसकी नींद लग गई थी। लेकिन इधर अमन जो था वो नीलम के ख्यालों में अभी भी खोया हुआ था। नीलम उसकी हवास पर कुछ छा सी गई थी और नीलम की बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों में अमन अब डूब सा गया था। अभी वो नीलम की इन हुस्न की सरावानी में मसरूफ था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ बेड पर कोई और भी है। उसे ऐसा एहसास हुआ। जैसे ही अमन ने पलट कर देखा तो वही काली बिल्ली जो ढाबे पर दिन में उनके तख्त पर आ बैठी थी, वही उसके बेड पर उसके साथ मौजूद थी। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।